हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स एंड यस, मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो पॉलिटिकल साइंस का नाम सुनते के साथ ही एकदम ऐसे एक्टिव मोड जो है वो आपका ऑन हो जाना चाहिए है एंड समझ में आ जाना चाहिए कि ये वीडियो में पॉल साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यूनिमॉन्ग्स के बारे में पहले मैं बात करती हूँ। यहाँ पे हम लोग सब एक टीम के तरह क्या कर रहे हैं, आपके जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है उसकी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट एक अटेम्प्ट में आप लोग क्या अपने जो फेवरेट कह लो टॉप नॉच जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, उनमें आपको क्या हो जाए, एडमिशन मिल जाए, है ना। तो हमारी भी कोशिश जो है वो यही रहेगी कि आपका एक अटेम्प्ट जो है उसके लिए आपको इतना बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवा दिया जाए कि आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करो एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। तो आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो CUET में पॉल साइंस जो है उसके सिलेबस का आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन, राइट। तो चलिए शुरुआत करेंगे एंड बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस फॉर CUET। सो आई एम प्रिटी श्योर ऑल CUET इज द बज़वर्ड, है ना, मतलब उसी के बारे में बात हो रही है जहां भी देखो वहीं पे, ठीक। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। तो CUET क्या है, एक एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है। सो दिस इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपका, है ना, मतलब एक कॉमन टेस्ट होगा जिसमें जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश भर में, DU, JNU, बाकी और भी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको CUET में जो आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे क्या देंगी, एडमिशन देंगी अपने फेवरेट कॉलेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलो पॉल साइंस की तरफ जाने से पहले 1 मिनट में आपका और लूँगी। मैम वाई यूनिमॉन्ग्स ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टीम है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ या बाकी अब मेरे जो फेलो जो कलीग्स हैं उनकी बात करूँ, तो सारे के सारे उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आ रहे हैं जहाँ पे एडमिशन लेने का आप लोगों का सपना है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छे तरीके से हम लोग गाइड कर पाएंगे कि क्योंकि हम लोग सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स जो हैं उनको क्रैक करके हम लोगों ने एडमिशन उन यूनिवर्सिटीज़ में लिया हुआ है। चलिए तो बैक टू बेसिक्स बात करेंगे पॉल साइंस की, है ना। तो सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो अप्रोच क्या होनी चाहिए है, एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए है। तो हम क्या करते हैं, हम सिलेबस देखते हैं एंड देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं। अब CUET जो है बिल्कुल नया नया आया है मार्केट में, तो उतना ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं पता है क्योंकि एक ही बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो हमारे पास अभी सिर्फ क्या है, जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है, आपका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सिलेबस में से कोई भी एक टॉपिक हमको मिस नहीं करना है। क्यों? कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, PYQs तो है नहीं ना हमारे पास। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ डोमेन क्या है। सो व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। पॉलिटिक्स सबको पता है ना, मतलब पॉलिटिक्स एज इन देश की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स। और भाई आजकल तो घरों में भी पॉलिटिक्स चलने लग गई है, नहीं होता है, चाची ने ये बोल दिया, मौसी ने ये बोल दिया, मामा ये बोल रहे थे, वो भी तो पॉलिटिक्स से कम नहीं होती है ना। लेकिन नहीं, CUET वो वाली पॉलिटिक्स ही नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ पे पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे एंड वर्ल्ड के रेफरेंस में बात करेंगे, ठीक है। एंड जब मैं बोलूँ इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली राइट आफ्टर पार्टीशन, नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेसी किस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया, गवर्नमेंट मशीनरी जो है उसने किस तरीके से काम किया, क्या चैलेंजेस थे, कैसे उन चैलेंजेस से हमने डील किया, इलेक्शंस एंड ऑल्स, यही सब, ठीक है। एंड जब मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे क्या, दी इंटरनेशनल प्लेयर्स दे कम इनटू पिक्चर। क्रिकेट नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स एज इन, अब भाई US में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या आ रहा है, चाइना में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, फॉर दैट मैटर्स रशिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। पहले वो USSR था, बाद में वो रशिया बना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा, कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है, एक सोशल साइंस है जो कि डील करती है किस चीज़ से, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है ना। गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, वो जो पावर लोगों के द्वारा, अगर डेमोक्रेसी है, सरकार को दी गई है, तो वो पावर जो है कैसे हैंडल की जा रही है। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। कैसे करेंगे एनालिसिस? जब हम सारी चीज़ों को 1 by 1 अच्छे से पढ़ेंगे और हम उनको लिंक करना सीख जाएंगे, ठीक है भाई। पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करेंगे और बाकी उनसे जुड़े हुए
कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। ये खैर आज सिलेबस डिस्कस करना है तो बढ़िया इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई पॉल साइंस की। अब थोड़ा सा क्या, पॉल साइंस अपने आप में बहुत ब्रॉड है, थोड़ा हम क्या करते हैं स्पेसिफिक। मैम मुझे CUET क्रैक करना है, उसके लिए मुझे कितना पॉल साइंस पढ़ना है। तो अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस सिलेबस फॉर CUET। तो CUET ने क्या बोला है भाई, 2 ब्रॉड यूनिट्स हम आपको दे रहे हैं जो कि पूरे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर करती है। पहली पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसका मतलब इंडिपेंडेंस हमको मिली थी 1947 में, तो 1947 ऑनवर्ड्स किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम रहा, पॉलिटिकल सिनेरियो रहा देश में, हमें वो पढ़ना है। एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्पररी क्या होता है, हिंदी में कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, है ना। तो करंट में जो चल रहा है, मतलब लाइक फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स। बट इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वर्ल्ड वॉर डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, UN, है ना, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, और यही सारी चीज़ें जो आप लोग बढ़िया बढ़िया नेटफ्लिक्स की सीरीज में अगर देखते हो तो देखने को मिलती होंगी, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है, ठीक है। अब तो मैम ये तो 2 लाइन में लिख दिया आपने, पढ़ना कैसे है इसको, कैसे हम पढ़ेंगे। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, क्या 2 NCERT हैं, सीधे सीधे मेंशन किया हुआ है कि क्लास 12 की NCERT हमको फॉलो करनी है। सो पहली क्या है आपकी, इंडियन पॉलिटिक्स वाली है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, साफ साफ लिखा है, टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12, पहली NCERT ये। अब यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इंडिया का मैप ब्रेन में फीड कर लो। आप जब पॉलिटिकल साइंस के मेरे सेशंस देखोगे तो हर सेशन में मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूंगी कि बच्चों मैप को ब्रेन में फीड करो। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी कि भाई रीजनल एस्पिरेशंस वाला एक चैप्टर है, वहाँ पे हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे हम बात करेंगे पंजाब की, वहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। तो भाई पता होना चाहिए ना, नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर्स बोला जाता है, तो वो 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं, नॉर्थ से साउथ उनको मैं कैसे अरेंज करूं, वेस्ट से ईस्ट कैसे अरेंज करूं। जब भी जम्मू कश्मीर की बात होगी तो लोकेशन पता होनी चाहिए है, कौन सी कंट्री की बाउंड्री टच होती है जम्मू एंड कश्मीर से, चाइना की होती है या नहीं होती है, ये तो हमको पता है कि पाकिस्तान की होती है। बॉर्डर मूवी सबने देखी है ना, बॉर्डर देखी है, एंड काफ़ी सारी इतनी जो पेट्रियाटिक मूवीज़ हैं वो देख के हम थोड़ा बहुत तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मतलब देखो पहला वीडियो है ना, और बेसिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेक इट अ हैबिट ऑफ कीपिंग एन एटलस विद यू। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, एटलस आपके मतलब टेबल पे होना ही चाहिए, है स्टडी टेबल पे। एटलस नहीं तो मैप लगाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे जाके भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, राइट नाउ। अब ये आपकी 12th की जो NCERT है, इसके चैप्टर्स हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो अब 1947 से के बाद से हमको पढ़ना है, तो पहला चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मैम इसमें क्या डील करेंगे हम, देखो इंडिपेंडेंस मिली, पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए, तो उसके बाद इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो किस तरीके से देश अपने पैरों पे खड़ा हुआ, डेवलपमेंट, ग्रोथ, बाकी सारी चीज़ों से कैसे डील किया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, है ना, तो उसको इन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने में क्या क्या चैलेंजेस सामने आए उसको देखेंगे। सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो विल टॉक अबाउट मोर ऑफ इलेक्शंस, पॉलिटिक्स ना, सो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जैसे अभी हम देखें बीजेपी है, BSP है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, CPI है, और काफ़ी सारी पार्टीज हैं भाई, है ना। पर उस टाइम पे तो सिर्फ कांग्रेस ही थी। अपने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में कांग्रेस बनी थी। तब से लेके हमने तो कांग्रेस का ही नाम सुना मैम हिस्ट्री में। तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों था कि सिर्फ कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी, रीजंस क्या थे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे दी पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब देश आज़ाद हो गया था, देश की बहुत रिक्वायरमेंट थी, लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो डेवलपमेंट की हमको ज़रूरत थी। पर हैप हैज़ार्ड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, इट शुड बी प्लान्ड। तो वो प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए हमें प्लानिंग कमीशन चाहिए थी, इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए हमें इलेक्शन कमीशन चाहिए थी, और प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए हमें 5 ईयर प्लान्स चाहिए थे, बजट चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब
इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो भाई पड़ोसियों से रिश्ते नाते कैसे थे, अपने सोसाइटी में भी पड़ोसियों से रिश्ते नाते बना के रखने पड़ते हैं ना भाई, क्योंकि रिलेटिव्स बाद में आते हैं, जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो पड़ोसी जो है वो पहले आते हैं भाग के एकदम, है ना। तो ऐसे ही इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस, अब एक्सटर्नल रिलेशंस तो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इन सबके साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो कैसे हैं, ये सब भी हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। अब इसके बाद बीच में कांग्रेस के अपने कुछ इंटरनल स्ट्रगल्स थे तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे भाई, काफ़ी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी है देश की, ठीक है। इसके बाद ये जो डेमोक्रेसी हमने एस्टैब्लिश की, इसमें थोड़ा क्राइसिस तो आया, जैसे प्लान करो ना लाइफ वैसी नहीं चलती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, सो अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, तो हमें उनके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो वही अप्स एंड डाउन्स हम डिस्कस करेंगे इन द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में, राइट। सो द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस मिल गई, सारा हर देश का जो नागरिक है वो यही चाहता था कि देश आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो गए, बट समहाउ 10, 20, 30, 40 साल बाद हमको लगा कि भाई चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी सरकार से। समाज का कुछ हिस्सा ऐसा था, समाज का कोई तबका ऐसा था जिसको ये लग रहा था कि भाई मेरी नीड्स, मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बात को मूवमेंट्स के द्वारा सामने रखा। सो कौन कौन से मूवमेंट्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एंड देन इसके बाद रीजनल एस्पिरेशंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स है, कल्चरली, लैंग्वेज के बेसिस पे, फूड के बेसिस पे, मतलब हर तरीके से बहुत डाइवर्सिटी है। तो हर क्या बोला जाए आपको, जो ग्रुप है ना, जो जिनका अपना अलग अलग कल्चर है, ठीक है, तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, सदर्न इंडिया, सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस बन के उभरी, तो उनसे कैसे डील किया गया। एंड उसके बाद हम देखेंगे द रीसेंट डेवलपमेंट, अभी 10, 15, 20 साल से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब तो ये आपकी किस चीज़ की बात की, मैंने इंडियन पॉलिटिक्स की बात की, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे सवाल यहीं से आ जाएंगे, हमको हर चीज़ के लिए, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ सेशंस लूँगी, जैसे कि प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पता होना चाहिए है, आपको फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs के बारे में क्या पता होना चाहिए है। तो इनके लिए मतलब ऑल्दो ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट आपको बेसिक आइडिया इसके बारे में होना चाहिए है, ठीक है। दूसरी NCERT की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हो अ टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12, तो भाई ये भी पढ़नी है। अब इतना आसान थोड़ी ना है कि भाई एक ही किताब पढ़ के पेपर पास हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो वर्ल्ड मैप है ना, अब बोलोगे मैम अभी तो इंडिया का मैप याद कराया और अब वर्ल्ड मैप, पता क्या होता है। अब जैसे कि देखो हिस्ट्री में भी आप पढ़ रहे होगे, मतलब पढ़ा होगा आपने कि यूरोपियंस जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज किस किस तरीके से, पोर्चुगल और बाकी ब्रिटेन, ये सब किस तरीके से इंडिया आए। तो कितना मज़ा आता है ना पढ़ने में कि अच्छा सी रूट के थ्रू आए थे, कहाँ से आया था वास्को डी गामा, कौन सा रूट उसने लिया था, नहीं कौन सी कंट्रीज़ के आसपास से होते हुए आया था, कहाँ कहाँ रुके थे। तो जब आप उनको लोकेट कर पाते हो ना, तो वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रैम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ मैप पे। एंड बहुत बार पता है क्या होता है, ज्योग्राफी जैसे पढ़ा हमने पॉल साइंस में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया वहाँ से। तो इस तरीके के भी सवाल आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी फोकस रखोगे कि जब मैं बोलूँगी कि भाई USA, तो पता तो हो कम से कम कि मैप पे USA कहाँ है भाई, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है कि साउथ अमेरिका का पार्ट है कि एशिया का पार्ट है कि अफ्रीका का पार्ट है या यूरोप का पार्ट है ना। यूरोप तो सबको पता होगा, शाहरुख खान की मूवियाँ तो सबने देखी होंगी, नहीं तो सबसे ज़्यादा यूरोप वहीं दिखाया जाता है, ठीक है भाई। तो इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये तो पता होना ही चाहिए बच्चों। हाँ जी, तो बात करते हैं हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली NCERT की। अब देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो कोल्ड वॉर, बाइपोलैरिटी, US की हेजेमनी, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे बोल दिया मैंने जल्दी से, पर ये होगा नहीं। अब पता है यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें
एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सो दैट इंटरलिंकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको ये चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक करके पढ़ने और आपको ये भी देखना है कि इसका इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर एरा की बात करेंगे कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, उसके बाद विश्व की, दुनिया की, है ना, पूरी जो है वो कंडीशन क्या थी, किस तरीके से सारे देश जो हैं वो बात कर रहे थे, आपस में डील कर रहे थे एक दूसरे से। उसके बाद जो बायपोलर वर्ल्ड था वो खत्म हो गया था, 2 ब्लॉक्स थे पावर के, है ना, तो वो खत्म हो गए थे। तो उसके बाद पावर किसके पास गई, तो वो हम देखेंगे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। जब वो 2 मेजर ब्लॉक्स के पास से पावर चली गई तो ऐसे कौन से देश थे, ऐसी कौन सी कंट्रीज थी, ऐसे कौन से ग्रुप्स और एसोसिएशंस थे जिनके पास वो पावर आ गई थी, क्या इंडिया थी या नहीं थी, ठीक है। अब उसी के साथ साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया हमारे देश के आसपास वाला हिस्सा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ साउथ एशिया। अब साउथ एशिया के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एशिया कहाँ पर है, कौन सा एशिया भाई, है ना। अब वहां पे भी साउथ एशिया की बात करेंगे तो मालूम होना चाहिए, तो मैप पे लोकेट कर पाओगे तो समझ जाओगे ना कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो उसकी मेंबर हैं, है ना। सार्क, ठीक, आसियान, ये ग्रुप्स हैं। इनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं पेपर में और पूछ लिया जाता है इंडिया इनका मेंबर है या नहीं है, कब बने ये ग्रुप्स, कब नहीं बने। तो बच्चों जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की बात कर ली। अब क्योंकि देखो अल्टीमेटली वर्ल्ड में क्या चाहिए था सारी कंट्रीज को, पीस। हमें भी लाइफ में यही चाहिए, मेंटल पीस चाहिए ना, सबको चाहिए। सो इसके लिए आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन जो है उसको बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस, है ना। जैसे भी कोविड के टाइम पे आप देखिए WHO की कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गई थी, नहीं, ठीक। तो वो भी क्या है, यूएन ही उसकी पेरेंट बॉडी है एक तरीके से। तो उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड देन उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी की। टेररिज्म अपने आप में सबसे बड़ा ग्लोबल थ्रेट है, हर देश को उस चीज़ से प्रॉब्लम है ना। और फिर आजकल तो टेररिज्म के बाद मैं बात करूं, क्योंकि देखो डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया, तो साइबर थ्रेट नहीं भाई, फ़ोन पे किसी ने OTP मांगा, हमने गलती से दे दिया एंड बैंक अकाउंट खाली हो गया। जामतारा देखा है, देखना उसे, है ना। आई गेस नेटफ्लिक्स पे अब तो सीजन 2 भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, इनको क्या बोला जाता है, इनको फिशिंग बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो ग्लोबली, मतलब हर देश जो है वो इन चीज़ों से डील कर रहा है। तो ये सारी जो सिक्योरिटीज रिलेटेड इशू थे, अब जैसे हेल्थ रिलेटेड इशू कोविड आ गया, शुरुआत चाइना से हुई पर पूरे वर्ल्ड को मतलब उसने इम्पैक्ट किया, है ना, उस चीज़ का इफेक्ट आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, ओजोन डिप्लीशन की। यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। यहाँ पे हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। यहाँ पे हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की, है ना। सबको दिक्कत है इन चीज़ों से, राइट। तो ये इस चैप्टर में देखेंगे। एंड देन ग्लोबलाइजेशन इज, दिस इज US, दिस इज रशिया, दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना। भाई US से कुछ मंगाया, इंडिया से कुछ मंगाया। आईफोन ना मैं सोच रहा हूँ iPhone 14 ले लूँ, पर इंडिया में तो महंगा है, तो मैं सोच रही हूँ US से मंगवा लेते हैं। सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन। यहाँ से इंटरनेट से बैठे बैठे मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस, शिपिंग चार्जेस देने पड़े, पर मेरा पार्सल जो है वो US से आ जाएगा। नहीं, काफ़ी सारी लड़कियों कॉस्मेटिक्स के ब्रांड ऐसे होते हैं ना जिनके लिए इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाके हमको एक्सेस करना पड़ता है, क्योंकि नायका तो ऑफर नहीं करता है, राइट। सो ये सब किसके अंडर आता है, आपका ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है, राइट। तो बस इसी तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है और याद क्या रखना है आपको, इंटरलिंकिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मज़े मज़े में पढ़ोगे ना तो सिलेबस जो है वो बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। तो मज़े मज़े से मेरा मतलब ये है दैट नथिंग इज़ रियली इंटरेस्टिंग इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, नहीं तो जल्दी याद हो जाएंगी चीज़ें, बर्डन नहीं लगेगा और ऐसे एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए यूनिमॉन्ग्स के साथ। यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिस नहीं होने चाहिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Done?